हेलो बच्चों। आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को और क्या कह सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? आईई और आईपी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसा प्रोसेस होगा? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या है बेटा? हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। अब पीछे की क्लास में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने बताया था बच्चों आपको, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ऑलवेज इंडोथर्मिक होगा। हीट एब्जॉर्प्शन की यहाँ जरूरत पड़ेगी, मींस यहाँ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस सिस्टम। वह कम से कम एनर्जी जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसकी जरूरत है, किसको निकालने के लिए? आउटर मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किसी भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम से। ठीक है, तो डिफिनीशन एक बार और आप देख लो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमने एक एग्जांपल आपके लिए नोट कर रखा है, आप जरा ध्यान से देखिए। सपोज ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का आइसोलेटेड गैसियस एटम है। एल्युमिनियम यहाँ गैस फॉर्म में है और हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड की। एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एनर्जी हम दे रहे हैं बच्चों बाहर से। और एनर्जी देने पर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर यहाँ क्या है बच्चों? 13। ठीक है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं, 13 Al, written like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1, 2, 8 and 3। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इसका मतलब इनके बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3। लेकिन क्या तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं? आंसर है नो। इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली निकलेंगे, वन बाय वन निकलेंगे। तो एल्युमिनियम का गैसियस मेटल का एटम हम ले रहे हैं 1 मोल, और उसमें से 1 मोल गैसियस मोनो पॉजिटिव आयन, या आप कह सकते हैं यूनि पॉजिटिव आयन गैसियस फॉर्म में बन रहा है बच्चों। और एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इसमें एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ रही है? +50 577 किलो जूल पर मोल। मींस 1 मोल एल्युमिनियम को Al1+ में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों? +577 किलो जूल पर मोल। तो आपको ये डेटा नहीं लर्न करना है, बस ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। फिर Al1+ गैसेस स्टेट में फिर से हमने एनर्जी इसको और ज्यादा प्रोवाइड की। तो फिर से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कितनी एनर्जी इस बार रिक्वायर्ड हुई? +1816, जो 577 से काफी ज्यादा है। ठीक है बच्चों। और फिर Al2+ गैसेस स्टेट, फिर से हमने गैसेस स्टेट में ये आयन लिया और थर्ड इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कराया, और जिससे हमें मिला Al3+ +1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही बच्चों? +2244। मींस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल हो रहे हैं सक्सेसिवली, वैसे वैसे एनर्जी का जो है अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट बढ़ता जा रहा है। Means first ionization enthalpy always have lower value than second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy always have lower value than third ionization enthalpy. It means जैसे से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट है, प्रोटॉन तो नहीं निकल रहे हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहे हैं। और प्रोटॉन के नंबर कांस्टेंट है 13। अब 13 प्रोटॉन पहले 13 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते थे। एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो 13 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं? 12। फिर से जब आप Al1+ से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिए, तो अब आपके पास 13 प्रोटॉन है और कितने जो है इलेक्ट्रॉन है? 11। और फिर से जब आपने Al2+ से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया और रिमूव कर लिया,
तो अब कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है? 13 प्रोटॉन को 10। इसका मतलब यहां न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेटा, न्यूक्लियस में किसके वजह से चार्ज होता है? प्रोटॉन के। और प्रोटॉन के चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखें तो पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। और ये बात समझ में आ गई हो अगर, तो इससे आप एकदम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं why third ionization enthalpy have greater value than second and why second ionization enthalpy have greater value than first। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो वो मोनो पॉजिटिव आयन बनाएगा या यूनी पॉजिटिव आयन बनाएगा। और यूनी पॉजिटिव आयन का अगर आपने फिर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया तो वो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी कही जाएगी। और अगर डाई पॉजिटिव आयन से फिर से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी कही जाएगी। जनरली 4 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होता क्योंकि वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएंगे। अब आप देखो एल्युमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर है बच्चों तो 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है? 2 8। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक 2 and 8 and they have neon like electronic configuration। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों नियॉन जैसा है और नियॉन एक नोबल गैस है। अब एल्युमिनियम का फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी जो है एलिमेंट की मेटालिक प्रॉपर्टी बताता है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? गेन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स की जो है प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पैरामीटर यूज करते हैं और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है पैरामीटर यूज करते हैं। अब एक्चुअली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये साइज के इनवर्सली, साइज के जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बच्चों, साइज अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि साइज अगर बढ़ी, ठीक है, साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। चलो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। दीज आर द फर्स्ट ग्रुप, एल्कली मेटल हैं। कौन से मेटल हैं बच्चों? एल्कली मेटल हैं। वैसे एल्कलीज मेटल क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स आर दोज मेटल्स विच कैन फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस। क्या बनाते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ये भी ध्यान रखना है। तो अब अगर आप देखिए लिथियम से जब आप सोडियम पर जंप करेंगे तो साइज बढ़ गई, पोटेशियम की साइज और बढ़ गई, रुबीडियम की साइज और बढ़ गई, सीजियम की यहाँ बिगेस्ट साइज हो गई। और आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो गई? सबसे ज्यादा लिथियम की। आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अगर साइज बढ़ती है बच्चों तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मींस साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन रुबीडियम एंड सीजियम। तो स्टैंडर्ड जो इनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों कि सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। और इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप कौन सा मेटल जनरली यूज करते हैं? सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, बिकॉज दीज मेटल्स हैव वेरी लो ionization enthalpy. So size increases, ionization enthalpy decreases. If ionization enthalpy decreases, metallic character increases. It means ionization enthalpy
आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases metallic character, metallic nature increases। जिस मेटल का बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होगा उसका मेटालिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रहे मेटालिक करेक्टर और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं उन पर भी मेजर करते हैं, क्योंकि सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी अकेले डिसाइड नहीं करता किसी भी केमिकल की रिएक्टिविटी को। उसके लिए हमें उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके हीट ऑफ एटमाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी तीनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तीनों के जो है कंबाइंड इफेक्ट हम लगाते हैं बच्चों। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कहीं जो है आपको ऑर्बिटल मिल जाए और कहीं फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाए, उनकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती कंपैरेटिवली पार्सली फिल्ड ऑर्बिटल हैविंग एलिमेंट। चलो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल है बच्चों बेरिलियम एंड बोरान। कौन सा एग्जांपल है? बेरिलियम एंड बोरान। अब वैसे तो आप लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज होती है, मींस बेरिलियम की साइज बड़ी है किससे? बोरान से। बट ध्यान से देखो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4 इनका है और इनका है 5। तो हम लिख सकते हैं 4b का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। मींस इसके बाहर के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड हैं। जबकि अगर 5 बोरान का आप चेक करो तो इसको लिखेंगे कैसे? 1s2 2s2 एंड 2p1। तो फर्स्ट आयनाइजेशन अगर आपको करना है बोरान और बेरिलियम में, तो यहां तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और रिमूवल ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज मोर इजियर देन रिमूवल ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन मोर थिंग, यस सबसेल हमने आपको क्वांटम नंबर में भी सिखाया है, एस सबसेल इज मोर क्लोजर देन पी सबसेल टूवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कौन ज्यादा क्लोज है? न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोजर कौन है बच्चों? एस सबसेल। तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होगा उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा लगेगा बच्चों, और उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, तो इस वजह से उनका रिमूवल और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दो रीजन यहाँ पे हैं कि बेरिलियम का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है और पी सबसेल से उसके कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। वन मोर थिंग, यस सबसेल में इसमें फुल्ली फिल्ड यस सबसेल है और यहाँ पार्सली फिल्ड पी सबसेल है। तो रिमूवल जो होगा फुल्ली फिल्ड यस ऑर्बिटल से रिमूवल इलेक्ट्रॉन का डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एब नॉर्मल ट्रेंड आपको दिख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरिलियम और बोरान में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बच्चों? बेरिलियम की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 11th और कंपटीशन एग्जाम के लिए और 12th के लिए भी। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा ही, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 1s2 2s2 2p3 और इसका क्या होगा बच्चों? 1s2 2s2 एंड 2p4। क्लियर? यहां पे बाहर की सेल अगर देखें तो पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल से कैसे भरे जाएंगे? इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे। जबकि यहां अगर बाहर की सेल को हम देखें तो बाहर की सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी सब सेल में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे और ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ गया इसके वजह से ये अरेंजमेंट अनस्टेबल हो गया। तो हमने पढ़ रखा है पहले से ही, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी सबसेल इज मोर स्टेबल देन पार्सली फिल्ड सी सब पी सबसेल। तो जो जिसका जो है पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी यूजुअली ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट यहाँ केस एब नॉर्मल है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो टर्म 1 के एग्जाम होते हैं या फाइनल एग्जाम होते हैं या कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? और एक बात ध्यान रखनी है
कि अगर मान लो हमको एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल करना है, पी सबसेल से रिमूवल करना है, या डी सबसेल या एफ सबसेल, तो सबसे ज्यादा क्लोजर कौन होगा? तो न्यूक्लियर चार्ज जो है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किस पर होगा? जेड इफेक्टिव को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ऑर्डर इज S subshell have higher nuclear charge than P subshell. P subshell electron have more nuclear charge than D subshell. And least charge किस पर बच्चों होगा? F पे, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे सबसे ज्यादा दूर कौन है? F सबसेल। और सबसे ज्यादा क्लोजर कौन है? S सबसेल। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स किसी भी ऑर्बिटल का सेल में जो ऑर्डर होगा बच्चों वो एस पी डी एफ, एस का मैक्सिमम होगा और एफ का मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए कि किसकी आइनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, पी सबसेल में है, डी सबसेल में है या एफ सबसेल में है, तो हमारा आंसर होगा द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन the electron which is present in S subshell have higher ionization enthalpy than P subshell than D than F. Is it clear? लेकिन ध्यान रहे सेम सेल के लिए यहाँ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे से बढ़ेगा बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर आप बढ़ते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जनरली जनरली मैंने कहा है, एक्सेप्शन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, when we move from top to bottom, ionization enthalpy decreases। तो बच्चों पीरियड में ionization enthalpy का क्या होता है? when we move from left to right in a period, ionization enthalpy generally increases। ionization enthalpy increases when we move from top to bottom means in ग्रुप में जाने पर क्या होता है बच्चों? ग्रुप में जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज होती है। लेकिन ध्यान रहे एक्सेप्शन है। लाइक सेकंड पीरियड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं आप ध्यान से देखना। सेकंड पीरियड में एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और इनको अगर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? मींस हमें अगर मान लो आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या ऑर्डर होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए लिथियम की सबसे कम होगी बच्चों। लिथियम हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन बेरिलियम एंड बोरान, ये एब नॉर्मल पेयर हैं, इसलिए इनको हम डार्क रेड पेन से लिख रहे हैं। बोरान हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। अभी मैंने रीजन भी बताया, क्योंकि इसमें बेरिलियम में पेयर्ड एस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी डिफिकल्ट वर्क है। क्लियर? देन कार्बन, और फिर से हमें मिसमैच पेयर मिल गया बच्चों। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका होगा? कार्बन के बाद बच्चों किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन, then nitrogen, that is abnormal pair, then fluorine and then neon। is it clear? यहां पे एक्सेप्शन कहां है बच्चों? बेरिलियम एंड बोरान एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। रेस्ट फॉलो यूजुअल ऑर्डर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियड में अगर आप चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बढ़ेगी बच्चों, और साइज बढ़ने से आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लेकिन जहां पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होगा, वहां पर आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर कहीं एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहीं पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेम सेल में, जैसे हमने बेरिलियम और बोरान का एग्जांपल लिया कि बेरिलियम में बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किसमें करना था? 2s2 से, जबकि यहां किसमें से करना था? 2p1। तो s ऑर्बिटल की जो है पेनिट्रेटिंग पावर, या कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल की जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपेरेटिवली p ऑर्बिटल या p सबसेल। इस वजह से s सबसेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफिकल्ट है रिमूव करना देन p सबसेल। ये एक्चुअली हमने बेरिलियम बोरान को
ऐसे मुझे लिखना है। यहाँ 2 बेरिलियम तो यहाँ है ना, बेरिलियम का है 4s, सॉरी 2s2। बेरिलियम का क्या है बच्चों? 2s2। और इसका क्या है? 2p1। तो p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है देन 2s2, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बच्चों क्या है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p सब सेल प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एंड in oxygen partially filled p orbital present, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन आपके पहले हैं 1 2 3, और एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है इससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। दैट्स वाई एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑलवेज मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है। इसका रीजन क्या है? एक तो रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रीजन है बच्चों हायर एक्सचेंज एनर्जी। तो आई होप आपको ये आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आई होगी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। रेस्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।